चलिए स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आप सभी के सामने पेश कर रहा हूँ टर्म 2 के सोशल साइंस से रिलेटेड क्लास 10 के सॉल्यूशन को लेकर। बोथ मीडियम होंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों के सॉल्यूशन को पेश कर रहा हूँ। तो आप जानते हैं सेट 1 में जो क्वेश्चंस हैं इस प्रकार से हैं। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन ए में है जो है करीब 7 क्वेश्चन हैं, 7 क्वेश्चंस हैं और सेक्शन बी में है 8 से क्वेश्चन नंबर 14 तक है और लास्ट जो सेक्शन है सेक्शन सी उसमें 15 to 19 है। बट आपको ऑप्शनल वाइज क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चंस में आप देख सकते हैं यहाँ कि 1 से 7 में आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन करने हैं जिसमें 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। क्वेश्चन 8 से 14 के बीच में आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन करने हैं और ये 50 वर्ड्स में होने चाहिए और इसके जो मार्क्स है वो 3 मार्क्स ईच है। एंड लास्ट सेक्शन जो है 15 to 19 इसमें करीब 3 एंड ओनली 3 क्वेश्चंस अटेंड करने हैं जो 100 मार्क्स 100 वर्ड्स पे होने चाहिए। ओके एंड चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चंस तो आप देख सकते हैं, आपके पास आई होप सेट अवेलेबल होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं, तो चलिए देख सकते हैं। नाउ सॉल्यूशन पे आते हैं, हम लोग सॉल्यूशन पे आते हैं और हमारा सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है वो रिंडरपेस्ट या रिंडरपेस्ट क्या है इस पर डिफिनेशन देना था। तो वो जो हमारा आंसर होगा इसमें एक प्रकार का ये जानवरों की बीमारी है जो पाई जाती है, इसे रिंडरपेस्ट या रिंडरपेस्ट इज अ कैटल डिजीज, टाइप ऑफ कैटल डिजीज। ओके, क्वेश्चन 2 इसमें पूछा गया था कि औद्योगिक क्रांति यानी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो हुआ था वो कहाँ और कब शुरू हुआ था। देन इसका जो आंसर है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन वाज स्टार्टेड इन इंग्लैंड ड्यूरिंग 18th सेंचुरी। 18वीं शताब्दी के दौरान इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति शुरू हुई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो ईंधन यानी फ्यूल के विषय में पूछा गया है, आप देख सकते हैं एलपीजी, काउडंग, कोल, वुड फ्यूल, फायरवुड बोल सकते हैं इसे, एंड एलपीजी, उपले, कोयला, लकड़ी जो जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन 3 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में इंडियन नेशनल कांग्रेस को इस्टेब्लिश कब किया गया था और किसके द्वारा किया गया था, किनके द्वारा किया गया था। तो या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और किनके द्वारा किया गया था। तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपके सामने दिख रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में A.O. ह्यूम द्वारा की गई थी। Indian National Congress was established in the year of 1885 by A.O. Hume. Our next question is question number 5. Question number 5 का आंसर होगा पॉपुलेशन एक्सपेंशन, इलिटरेसी एंड पॉवर्टी। अशिक्षा, जनसंख्या वृद्धि तथा गरीबी इसके विभिन्न प्रकार के कारक है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है बोथ मीडियम के, दोनों मीडियम को लेकर मैं चल रहा हूँ। आई होप आप दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स को बहुत पसंद आया होगा इस तरह के सॉल्यूशन, ताकि आप लोगों को किसी तरह की कन्फ्यूजन ना रहे। आंसर को डिटेक्ट करता चला जा रहा हूँ। क्वेश्चंस आई होप आपके सामने अवेलेबल होंगे, तो आप जरा इसको मैच करते हुए चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 करेंसी के विषय में बताना है। व्हाट इज करेंसी, देन या व्हाट डू यू मीन बाय करेंसी। तो करेंसी इज अ फॉर्म ऑफ मनी दैट इज ऑथराइज्ड फॉर एक्सचेंज बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। किसी देश के लिए यहाँ बताया जा रहा है कि करेंसी यानी मुद्रा क्या है। तो किसी देश द्वारा संचालित की गई एक क्रय विक्रय के माध्यम के रूप में मुद्रा होता है, जो हम लोग जनरल भाषा में रुपये कहते हैं। और ये कहीं ना कहीं हमारे देश की सरकार द्वारा संचालित होती है और ख़ास करके हमारे देश में इस करेंसी को जो इशू करते हैं, इसे आप हमें देने का कार्य करते हैं, वो हमारे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संचालित होती है। क्वेश्चन नंबर 7 है द प्रोसेस वेयर बाय स्टेट लिफ्ट्स रिस्ट्रिक्शन, यानी यहाँ लिबरलाइजेशन को पूछा गया, उदारवाद क्या है। तो इस पे जो डेफिनेशन होगा द प्रोसेस वेयर बाय स्टेट लिफ्ट रिस्ट्रिक्शन ऑन सम प्राइवेट इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ इट इज़ कॉल्ड लिबरलाइजेशन। मीन्स कोई प्राइवेट कंपनीज जो MNC हो सकते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी हो सकते हैं जो विदेशों से आकर हमारे देशों में काम कर रहे हैं, तो उनके साथ कुछ नीतियाँ, जो कुछ छूट, कुछ रिस्ट्रिक्शन को हटाना ही क्या कहलाता है, लिबरलाइजेशन, ताकि वे अच्छी तरह से अपने कार्य को, अपने जो व्यवसाय को अच्छी तरह से कर सके और कहीं ना कहीं अपने बेनिफिट्स के लिए नहीं, कहीं ना कहीं डेवलपमेंट पे बहुत बड़ा फैक्टर होना चाहिए। तो इसलिए सरकार उन्हें उदारवादी नीति देती है ताकि वे अपने व्यवसाय ठीक से कर सके और कहीं ना कहीं हमारे देश को विकास के रूप में आगे बढ़ा सके।
ताकि रोजगार हो सके, ये सब फैक्टर को भी इशू होना चाहिए ताकि तभी वो लिबरलाइजेशन यानी उदारवाद की नीति को सही मायने में रखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन इसे हिंदी में वैश्वीकरण कहते हैं। मीन्स क्या होता है कि आज ऐसे साधारण भाषा में अगर समझा जाए तो इंटरकनेक्शन मीन्स हम और हमारे देश के साथ साथ कई देशों के साथ जो एक रिश्ता है, कहीं ना कहीं व्यावसायिक रिश्ता, राजनीतिक रिश्ता, तो ये सब मिला जुला के हमें कह सकते हैं इकोनॉमिकली कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट के तौर पे कई कंट्रीज़ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और उनके सामान को हमारे देश में बेचा जा रहा है, हमारे सामान को उनके देशों में बेचा जा रहा है। जो ये रिश्ता, ये ही क्या कहता है ग्लोबलाइजेशन। यानी इसको डेफिनेशन के तौर पे क्या कह सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन इज अ प्रोसेस बाय द इंटरकनेक्शन ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन बिटवीन टू डिफरेंट डायरेक्शन टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड बाय मल्टीनेशनल कंपनीज। ओके, तो मल्टीनेशनल कंपनी जो हमारे आज भी कई देशों से मल्टीनेशनल कंपनी हमारे यहाँ काम कर रही हैं और हमारे बहुत सारी कंपनियाँ जो बाहर विदेशों में काम कर रही हैं, तो ये जो एक तरह का रिश्ता है विभिन्न देशों के बीच में, व्यावसायिक रिश्ता या एक बिजनेस इन्वेस्टमेंट रिश्ता भी बोल सकते हैं, रिलेशनशिप, तो इस तरह को हमें क्या कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। इससे बेनिफिट्स क्या है? तो इन दिस वे वी कैन produce the goods and can transport this to the other nation। इससे होता क्या है कि हम अपने देशों में जो सामान बना रहे हैं उसे बाहर में बेच सकते हैं। वी कैन ऑल्सो बाय प्रोडक्ट, और साथ में दूसरे देश से बने हुए सामान को हम खरीद सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन को इंडिकेट करता है, वैश्वीकरण को इंडिकेट करता है। क्वेश्चन नंबर 9, स्पाइनिंग जेनी। स्पाइनिंग जेनी का जब आविष्कार हुआ था तो कई लेबरों ने उसका विरोध किया था, जिससे कई रोजी रोटी कई अनएम्प्लॉयमेंट बनना स्टार्ट हो गया था। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया कि क्यों महिलाएं यानी वुमन अपोज द स्पाइनिंग जेनी, क्यों उसे तोड़ा जा रहा था, मशीन को बर्बाद किया जा रहा था। बिकॉज ऑफ ये इसका बेसिक आंसर यही होगा, आप लोग को याद रखनी होगी कि क्योंकि इसमें क्या हो रहा था, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता चला जा रहा था, जिस वजह से महिलाएं या वुमन क्या कर रहे थे कि न्यू मशीन्स पे अटैक कर रहे थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, इसमें पूछा जा रहा है कि आप हमारे देश के लिए, भारत के लिए स्टेपल फूड क्या है या बेसिक फूड क्या है और उसकी ज्योग्राफिकल कंडीशन को बतानी है। देन राइस इज़ द बेसिक एंड स्टेबल क्रॉप ऑफ इंडिया एंड इसका जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है, ये आप कह सकते हैं कि ये जो खारिफ क्रॉप, खारिफ फसल है और इसके लिए जो तापमान चाहिए होती है वो करीब 25 डिग्री सेंटीग्रेड की आवश्यकता होती है, से ज़्यादा ज़रूरत होती है, और ह्यूमिडिटी, नमी की मात्रा जरूरी है, और वार्षिक जो यानी एनुअल रेनफॉल है वो 100 सेंटीमीटर के आसपास होनी चाहिए, और पानी इसलिए जरूरी होते हैं बिकॉज ऑफ इरीगेशन मीन्स सिंचाई के लिए। क्वेश्चन नंबर 11, पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है, इसके विषय में बात बतानी है। पॉलिटिकल पार्टी यानी राजनीतिक दल, ये इस प्रकार का एक समूह होता है। आई होप आप लोग देख सकते हैं कि वर्तमान में कई हमारे देश में पॉलिटिकल पार्टीज हैं। इनका काम क्या होता है कि गवर्नमेंट बनाना। पहली बात तो है चुनाव लड़कर पब्लिक वोट लेना, पब्लिक ओपिनियन लेना, और उसके बाद देश के लिए सरकार को संचालित करना या फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट करना, और अच्छी पॉलिसी के साथ पब्लिक को सपोर्ट करना, क्योंकि हमारे कंट्री क्या है, डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक देश है, और इसके संचालन करने के लिए पॉलिटिकल पार्टी का बहुत बड़ा रोल है, खास करके हमारे कंट्री में। और इनका दायित्व होता है कि तरह तरह के कार्यक्रमों के साथ पब्लिक यानी जनता यानी सिटीज़न को कोऑपरेट करना, क्योंकि वो हम जनता के रूप में क्या करते हैं, उन्हें मौका देते हैं कि देश के संचालित करना, देश के शासन को संचालित करना। ओके, तो पॉलिटिकल पार्टी क्या है, इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंट्रोल गवर्नमेंट को नियंत्रण करना, सरकार को नियंत्रण करने का कार्य होता है। दे एग्री ऑन सम पॉलिसीज एंड प्रोग्राम फॉर द सोसाइटी। वो क्या करते हैं, कुछ प्रोग्राम्स क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, कार्यक्रम क्रिएट करते हैं जो पब्लिक के लिए, सुविधा के लिए पब्लिक को फैसिलिटी देना होता है। पब्लिक ओपिनियन टेकिंग अबाउट द पॉलिसी, दे एम द विन सपोर्ट। और इसके लिए सबसे पहले उनका काम होता है कि इलेक्शन जो होते हैं 5 साल के अंतराल में, हमारे देश में 5 साल के अंतराल में बिटवीन जो ड्यूरेशन होता है 5 ईयर्स का, हर गवर्नमेंट के बीच सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के जो ड्यूरेशन होता है वो 5 ईयर्स का होता है, और उस इलेक्शन के दौरान उन्हें पब्लिक सपोर्ट लेना बहुत जरूरी होता है ताकि वो इलेक्शन को जीत सके और फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट कर सके। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, डेमोक्रेसी
से कैसे हम डेमोक्रेसी का जो इंपॉर्टेंस है इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है खास करके, तो ये क्या है देखिए, डेमोक्रेसी प्रोड्यूस अकाउंटेबल गवर्नमेंट बिकॉज इट प्रोवाइड रेगुलर फ्री फेयर इलेक्शन रेगुलरली। लोकतंत्र क्या है या डेमोक्रेसी क्या है, ये हमारे गवर्नमेंट जो सरकार चलता है या जब सरकार संचालित होती है या गवर्नमेंट चलती है, तो इसमें क्या होता है कि उसके कार्यकाल को या कार्यों को देखना होता है, उनके वर्क्स को हम लोग को देखना वॉच करना होता है। और इससे साथ में क्या है कि फ्री और फेयर इलेक्शन मीन्स जो इलेक्शन होते हैं उसमें क्या होता है कि अच्छी तरह से इलेक्शन सही तरह से नो किसी तरह के मतलब गलत या मिसयूज तरीका ना इस्तेमाल हो। डेमोक्रेसी में ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, बिकॉज डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा त्यौहार ही होता है इलेक्शन, वोटिंग, है ना। तो ये कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, और एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया होने के नाते ये जानना बहुत जरूरी है कि डेमोक्रेसी और इलेक्शन ये इसका क्या रिलेशनशिप है, ये आप लोग जरूर याद रखें। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। बैंक यूजेस द मेजर पोर्शन और डिपॉजिट। बैंक का कार्य क्या होता है, तो बैंक का क्या कार्य हो सकता है, तो आप लोग नो डाउट आज क्लास 10 में है तो बैंक के इस फंक्शन को आप लोग अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। तो बैंक क्या करती है, राशियों को जमा करना, राशि को प्रोवाइड करना, आपके साथ जो अमाउंट्स हैं करेंसी है, एक मीडियम होता है आरबीआई और आपके बीच का, जो सभी लोन प्रोवाइड करना, आपका जो डिपॉजिट है उसको जमा करना, है ना, इस तरह के सिस्टम को ठीक अच्छी तरह से हैंडल करना बैंक का, मतलब जो करेंसी को डील करना जो बेसिकली है वो बैंक का काम होता है। और सबसे बड़ा जो मीडियम है ये आरबीआई और हमारे बीच का एक बीच का मीडिएटर के रूप में बैंक काम करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 में यहाँ पे कि इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग देख सकते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड टू सेट एनफोर्स रूल्स फॉर इंटरनेशनल ट्रेड टू प्रोवाइड द फोरम नेगोशिएटिंग एंड मॉनिटरिंग द फर्दर ट्रेड लिबरलाइजेशन। इस क्वेश्चन में आप लोग इसको क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा और आई होप इसका क्वेश्चन आपका आंसर पर आपके सामने है। G77 का जिक्र किया गया है। G77 क्या है, चलिए। G77 ग्रुप वाज फॉर्म द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ये क्या हुआ था कि ये यूनाइटेड नेशन द्वारा एक संचालित व्यवस्था है, जो इसका कंप्लीट जो फॉर्मेट है यूनाइटेड नेशन का, यूनाइटेड नेशन इन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इट वाज फॉर्म बाय द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये आईएमएफ द्वारा, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ द्वारा इसको संचालित किया जाता है। इसे अलग से नाम से भी जाना जाता है, ब्रिटेन वुड्स के नाम से भी जाना जाता है, ट्विंस टू मीट द फाइनेंस नीड। इसको इसीलिए संचालित किया गया था उस जमाने, या बनाया गया था बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल नीड्स को कंप्लीट करने के लिए और गरीबी जैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, लैक ऑफ रिसोर्स, और जो रिसोर्स प्रोवाइड नहीं हो पा रहे उनके जैसे समस्याओं से दूर करने के लिए कुछ कंट्रीज इकट्ठे होकर और यूनाइटेड नेशन के जरिए इसको संचालित किया जाता है। ओके, एंड और साथ में क्या है, इसमें करीब अकॉर्डिंग टू 2019 एक फाइनेंशियल ग्रुप है। ओके, और इसमें वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का बहुत बड़ा योगदान है, संचालित होती है G77। और साथ में बताया जा रहा है कि अपडेट जो है इसका डाटा है अकॉर्डिंग टू 2019, इसमें बताया कि 134 मेंबर्स स्टेट्स एंड ग्रुप मतलब ये करीब 134 देश इसमें शामिल फिलहाल बताए जा रहे हैं। द ग्रुप ऑफ डेवलपिंग कंट्री, ये खास करके डेवलपिंग कंट्री इसमें भी शामिल है। डिमांडेड न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर NIEO टू प्रोसेस द कंट्रोल ओवर द नेचुरल रिसोर्स। कुछ ऐसे भी ग्रुप बनाए गए हैं जो नेचुरल रिसोर्स को कवर करने के लिए रखा जाता है, जो खास करके डेवलपिंग कंट्री। जो डेवलपिंग कंट्री एक डिमांड किए हैं जो इस तरह के संगठन को बनाया जाना चाहिए, और जो एक्सप्लॉइटेड कर दे रहे हैं डेवलप कंट्री द्वारा उसके खिलाफ। ओके, चलिए आगे। इसे हिंदी में भी दिया गया है, ठीक है, देख सकते हैं हिंदी में भी दिया गया है, आपको आपके सामने क्लियर लिखा गया है कि G77 एक संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन में किया गया था इसका गठन जो है ये मुद्रा कोष और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व व्यापार बैंक द्वारा संगठित किया गया था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में ये बताया जा रहा है कि जो चैलेंजेस है डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टीज और इसके रिगार्डिंग क्या क्या है, डेमोक्रेसी में क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं।
ठीक है। तो ये फाउंडेशनल चैलेंज, चैलेंज ऑफ एक्सपेंशन एंड डिपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, ये कुछ चैलेंजेस है जो हमारे डेमोक्रेसी में यानी लोकतंत्र में देखा जा सकता है। उसी साथ कुछ और चैलेंज की भी जिक्र की गई है, पॉवर्टी, कास्ट एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ माइनॉरिटीज़। ओके, इस तरह के कुछ ऐसे चुनौतियां हैं जो हमारे लोकतंत्र में देखा जा सकता है। ओके, साथ में हिंदी में हम कह सकते हैं कि क्या क्या, तो मूलभूत चुनौती, विस्तार की चुनौती और लोकतंत्र को गहरा करना, ये एक बहुत बड़ा चुनौती हमारे लोकतंत्र के खासकर के लिए। इसके अलावा कुछ और चुनौतियां हैं जो गरीबी, स्वास्थ्य देखभाल, कम साक्षरता, जनसंख्या में अधिक बेरोजगारी इत्यादि। साथ में भारतीय समाज में जाति और लिंग के भेदभाव जो है इसमें और प्रगति और विकास में भी कमी आई है, जो इसको हम लोग को देखना है। इसको लोकतांत्रिक के संदर्भ में देखा जा सकता है, जिसे कंट्रोल करना या उसमें काम करने की आवश्यकता वर्तमान में है, जो लोकतंत्र में देखा जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। मनी का क्या एक्सपेक्टेशन हो सकता है? मनी इज एन एक्सपेक्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन द फॉर्म ऑफ कॉइन्स एंड बैंक नोट्स टू कैरी ऑन द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि मनी क्या है, ये हमारे जो आरबीआई द्वारा हमारे देश के संदर्भ में, हमारे देश, हमारे कंट्री के रेफरेंस में कह सकते हैं कि एक मनी एक कैसा है कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज का एक बोल सकते हैं। इसे या तो कॉइन्स के रूप में देखते हैं या तो नोट्स के रूप में देख सकते हैं। लाइक दैट इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर द गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ये क्या होता है कि आपको सर्विस के बदले उसके हमें क्या होती है, उसे चुकानी होती है। ठीक है, चलिए, मनी इज द 3 टाइप्स। मनी 3 तरह के होते हैं, कमोडिटी मनी, फिएट मनी एंड बैंक मनी। ओके, आर्थिक गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए बैंक द्वारा सिक्कों या नोटों के रूप में विनिमय के माध्यम में स्वीकार किया जाता है। यानी मुद्रा को क्या बोला गया है कि आर्थिक गतिविधियों को सुचारू ढंग से, इससे आप लोग जानते हैं कि एक जमाना होता था जिसमें बार्टर सिस्टम होता था। बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय सिस्टम, जो एक जमाने में हमारे भारत में शामिल था, लेकिन मुद्रा आने के बाद ये उसकी जो समस्याएं आती थी वो उसको दूर कर दी गई है, जिसके लिए मनी यानी मुद्रा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्थान रखता है। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पे कहा जा रहा है कि सोलर जो एनर्जी है हमारे इंडिया के लिए सबसे बहुत बेहतर क्यों मानी जाती है? तो इंडिया इज़ ए ट्रॉपिकल कंट्री, इट इज़ अ पॉसिबिलिटी टू ट्रैपिंग सोलर एनर्जी, बिकॉज इस शॉर्ट फॉर्म में अगर याद रखिएगा, क्योंकि हमारी जो कंट्री है ये हमारा जो देश है वो ट्रॉपिकल कंट्री है और ये हिंदी में उष्णकटिबंधीय देश है। इसलिए क्या होता है, जो सन एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैप कर सकता है, और इसीलिए क्या होता है कि सोलर एनर्जी हमारे कंट्री के लिए बहुत बेनिफिशियल है, बिकॉज ये नॉन रिन्यूएबल इट इज़ अ रिन्यूएबल रिसोर्स, बिकॉज ये सोलर एनर्जी है जो कभी भी खत्म नहीं होगा, ये रिन्यूएबल होता रहेगा। ये बहुत बेनिफिशियल है, नो डाउट, बहुत ही उपयोगी हमारे देश के लिए। ओके, चलिए, तो इस तरह से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मैप बेस्ड है। यहाँ पे पूछा गया था कि क्वेश्चन नंबर 19 में चावल से रिलेटेड कहाँ कहाँ हो सकता है, तो ये कुछ पॉइंट आउट कर दिया हूँ। तो देख सकते हैं पंजाब, हरियाणा, यूपी यानी उत्तर प्रदेश, बंगाल, पश्चिम बंगाल। तो ये कुछ आपके पास सॉल्यूशन अवेलेबल कर दिया हूँ बोथ मीडियम के लिए, दोनों मीडियम के लिए। आई होप आप सभी को इस सेन एजुकेशन सेंटर के इस वीडियो को आप लोग जरूर पसंद कर सकते हैं। लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।